तो कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे यानी कि 12th क्लास के जो हिंदी आपका है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 से लेकर के और चैप्टर 7 तक का, ठीक, जो ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो चलिए आ जाइए और एक बार शेयर कर दीजिए। हाँ, आपके चैट बॉक्स में हमने कुछ लिखे हैं, देखिए। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। हाँ, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक। पहला क्वेश्चन आपका है कि बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? जयप्रकाश नारायण, मोहन डाकेश, नामवर सिंह या फिर बालकृष्ण भट्ट। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो बातचीत जो पाठ है उसका जो लेखक है वो कौन है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए कौन होगा सही। हाँ चलिए, बिल्कुल सही है, बालकृष्ण भट्ट, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बालकृष्ण भट्ट यानी कि बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं, ये आपको बताना है। चलिए बताइए। आप जो यानी कि क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं ना, उन्हीं का यहाँ पे हम सॉल्यूशन बता रहे हैं, और इनसे आगे और क्वेश्चन जो होगा वो भी इसमें हम बताएंगे। ऑप्शन ए, हाँ चलिए बहुत बढ़िया, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका है, इसका आंसर बताइए। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो भारतेंदु युग के कवि थे, सॉरी, भारतेंदु युग के रचनाकार थे। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो थे उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हुंकार, प्रदीप, आर्यावर्त या फिर पंजाब केसरी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग चैट बॉक्स में एक हम मैसेज किए हुए हैं, उनको एक बार आप पढ़िएगा, फिर उसका आंसर एक बार दीजिएगा। वहां पर हम पोल भी डाल देते हैं थोड़ा। चलिए चौथा के यानी कि बी आंसर, नहीं, प्रदीप, हाँ बहुत बढ़िया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। चलिए बताइए कौन सा
सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? चलिए, कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? हाँ, बहुत बढ़िया। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 100 अजान एक सुजान उपन्यास है, उनका लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। अच्छा, बालकृष्ण भट्ट के और प्रमुख कृतियां कौन कौन है, बताइए तो? बालकृष्ण भट्ट के और प्रमुख जो कृतियां हैं वो कौन कौन है? अच्छा, आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी व्यक्ति है वो सब आ जाए। हाँ, अगला क्वेश्चन हाँ बता रहे थे, तो यानी कि बालकृष्ण भट्ट के और जो कृतियां हैं उनके बारे में। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? भारत, यूरोप, अफ्रीका, कनाडा? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो सबसे पहले है क्या? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो एक जगह है, वहां का बातचीत करने की कला है। वहां का बातचीत करने की क्या है? कला है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में था? तो यूरोप के लोगों में। कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोगों में। हाँ, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? रेल का विकट खेल, विथगा, या रसातल यात्रा, या गुप्तवैरी? इनमें से कौन जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए, बताइए कौन सा आंसर सही होगा? बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है इनमें से कौन नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। रेल का विकट खेल ये है, रसातल यात्रा है, गुप्त बैरी है, 100 अजान एक सुजान ये भी है। तो बताइए, अगला क्वेश्चन हाँ तो कौन नहीं है? दीप ठगा जो है ये यानी कि नहीं है। ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध कार के रूप में बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की है? एडिसन और स्टील से, या प्रेमचंद से, या शिवपूजन सहाय से, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी से? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाँ, नहीं, वो जो हम पोल दिए हैं ना, तो उस पोल में यानी कि लिखना हम भूल गए हैं। यानी कि इसमें हमको लिखना था स्टार्ट, ये लिखना था एस एच ई। चलिए, बहुत बढ़िया।
चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, ओके ठीक है, हाँ तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राम रमोगल का अर्थ क्या होता है? यानी कि जब आपको ये चैप्टर हम पढ़ाए होंगे तो आपको बताए होंगे कि बताइए राम रमोगल क्या होता है? दो लोगों के बीच बातचीत, तीन लोगों के बीच बातचीत, चार लोगों के बीच बातचीत, या चार से अधिक लोगों के बीच बातचीत। नौवां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। नौवां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आप लोग बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? तो राम रमोगल जो होता है वो क्या होता है? यानी कि चार या चार से अधिक लोगों के बीच बातचीत को हम लोग क्या कहते हैं? राम रमोगल। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? यानी कि असल में जो बातचीत होता है वो यानी कि क्या है? आत्म वार्तालाप, यानी अपने आत्मा से बात करना, या प्रपंचात्मक वार्तालाप, पांच आदमियों के बीच बातचीत करना, या व्यंग्यात्मक वार्तालाप, व्यंग वाला बातचीत करना, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बातचीत का उत्तम जो तरीका है वो क्या है? तो केवल अपने से बातचीत करना। किनसे बातचीत करना? अपने से बातचीत करना। चलिए सारे आदमी चैट बॉक्स में आप अपना आंसर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यानी कि बातचीत का जो उत्तम तरीका है ना वो कौन है? तो केवल अपने से बातचीत करना। यानी कि देखिए कभी कभी होता होगा आप लोगों को कि जब यानी कि आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक, तो कभी उसमें होता है ना कि हाँ ये होगा या फिर नहीं होगा, या फिर ये काम करे या फिर नहीं करे। तो एक मन का काम होता है, एक मन की आवाज होती है कि चलो करो। जैसे सपोज दैट किसी में हम गए कुछ करने, ठीक, और उसके बाद यदि दो आवाज निकलती है, एक मन से और एक आत्मा से, तो आत्मा का जो जवाब होता है ना वो आपका बिल्कुल सही होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आत्म वार्तालाप। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का गुण दोष कब प्रकट होता है? जब मनुष्य क्या करते हैं? हंसता है, या फिर जब मौन रहता है, या फिर जब बोलता है, या फिर इनमें सभी? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? ए, बी, सी या फिर डी? कौन होगा? मनुष्य का गुण दोष कब प्रकट होता है? बताइए। जब वो हंसता है, या जब मौन रहता है, या जब बोलता है, या फिर जब इनमें सभी? कौन होगा इसका सही आंसर? बताइए तो। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, यानी कि इसका क्या आंसर होगा? मनुष्य का गुण दोष कब प्रकट होता है? जब वो मनुष्य बोल देता है। क्या कर देता है? बोल देता है। तब जाकर के उनका गुण और दोष प्रकट। हाँ हाँ, आपका एसएमएस पहुंच रहा है, मैसेज आ गया। हाँ बिल्कुल सही है। तो 11वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। हाँ ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पे आएगा, कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, बालकृष्ण भट्ट या फिर जैनेन्द्र? कौन होगा? सही बताइए तो।
अच्छा, आज आवाज कैसा है बताइए तो? आवाज आज सही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बालकृष्ण भट्ट। क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत किस साहित्यिक विद्या की रचना है? एकांकी है, या कहानी है, या यात्रा वृत्तांत है, या फिर ललित निबंध है? बताइए, इनमें से कौन आंसर होगा? बातचीत जो है वो किस साहित्यिक विद्या की रचना है? तो ये क्या है? एक ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। चलिए अगला क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट की काव्य की रचना काल है, यानी कि किस काल में इन्होंने रचना की? आदि काल में, भक्ति काल में, रीति काल में, या फिर आधुनिक काल में? चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि आधुनिक काल में। किस काल में? आधुनिक काल में। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? यानी कि उसने कहा था उनका लेखक कौन है? आचार्य और ये नितेश सब कहाँ है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाल कृष्ण भट्ट, भगत सिंह, उदय प्रकाश। बताइए कौन होगा? उसने कहा था इनका लेखक कौन है इनमें से? तो बाल कृष्ण भट्ट है, या फिर भगत सिंह है, या फिर उदय प्रकाश है, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए तो सारे आदमी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका है कि उसने कहा था कैसी कहानी है? मानवीय संवेदनाओं पर आधारित, या फिर युद्ध विरोधी, या फिर युद्ध के लिए उत्तेजित करने वाली, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो उसने कहा था इस कहानी में किसके बारे में बताया गया है? तो युद्ध के बारे में बताया गया है, कि जो इसमें मानक नाम के जो व्यक्ति होते हैं, ठीक, वो यानी कि बर्मा में लड़ने जाते हैं और वो एक दूसरे को मारना चाहते हैं। तो युद्ध विरोधी कहानी है। कैसी है? युद्ध विरोधी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भाई, लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भतीजा, या लहना सिंह का साथी? कौन था? बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए कीरत सिंह कौन थे? तो कौन थे? हाँ बिल्कुल सही। हाँ 16 का तो भी होगा, ठीक है। 17 का बताइए क्या होगा? लहना सिंह का क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भतीजा था। क्या था? भतीजा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? हिंदी की सर्वश्रेष्ठ जो कहानी है वो कौन सी है? एक टुकड़ी भर मिट्टी, या फिर इंदुमती, या फिर उसने कहा था, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका आंसर? बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हाँ हाँ सही है।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है, ये आपको बताना है। भारतीय युग के, द्विवेदी युग के, प्रेमचंद युग के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि गद्य का विकास किस काल में हुआ? आदि काल में, भक्ति काल में, रीति काल में, या फिर आधुनिक काल में? बताइए गद्य का जो विकास हुआ वो कब हुआ, ये आपको बताना है। हाँ बिल्कुल सही, यानी कि आधुनिक काल। किस काल में? आधुनिक काल में। अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, 7 भागों में? बताइए उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? एक ही इसका आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, या फिर डी? चलिए बताइए क्या होगा एक ही इसका? ऑप्शन ए, बी, सी, या फिर डी? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि किसी कहानी को महान कौन बनाता है? तो उसका उद्देश्य क्या बनाता है? उसका उद्देश्य जो होता है ना, वो उस कहानी को महान बनाता है। गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? बताइए गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो यानी कि क्या होगा? 7 जुलाई 1883 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है सुखमय जीवन कहानी किनकी है, ये आपको बताना है। बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ओम प्रकाश, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका आंसर? उसने कहा था कहानी कब लिखा गया? 1895 में, 1905 में, 1915 में, 1920 में? चलिए बताइए इसके सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। तो इसका हो जाएगा 1915। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत कवियों ने क्षय किसे कहा है? चंद्रमा को, या फिर नदी को, मनुष्य को, या वनस्पति? किसको कहा है? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रमा। अच्छा स्पीड कट गई, कोई दिक्कत नहीं। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? यानी कि जर्मन के पलटन को कौन मार दिया? तो लहना सिंह। कौन मार दिया? लहना सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका संपूर्ण क्रांति है तो क्या चीज है? तो भाषण। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो भाषण है। संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया, या फिर सिताब दियारा, या फिर राघोपुर, या फिर छपरा? तो सिताब दियारा में हुआ। कहाँ हुआ था?
शताब्दियां। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। कौन किया? जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? दल विहीन सरकार, या सरकार की गलत नीतियां, या लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सरकार की गलत नीतियां इसका सही आंसर हो जाएगा। दल विहीन सच्चे लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीति सिद्धांत है? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। यानी कि सर्वोदय। क्या होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? लालू प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए 1965 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो मैग्सेसे पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला था? मैग्सेसे पुरस्कार। डेमोक्रेसी का दुश्मन कौन होता है? तो जो जनता को शांतिपूर्ण कार्यक्रम में बाधा डालते हैं ये भी होता है, जनता की जो गिरफ्तारी करते हैं वो भी होता है, अकारण जनता पर लाठी गोलियां चलाते हैं ये भी होता है। यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण के बीच मतभेद किस बात को लेकर था? सत्ता को, या कांग्रेस की नीति, या परराष्ट्र की नीति, या फिर इनमें से या नेहरू की तानाशाही प्रवृत्ति। तो इसका जो सही आंसर होगा तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, परराष्ट्र की नीति। कौन होगा? परराष्ट्र की नीति होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल कब लागू हुई? 1977, 75, 80, 79। बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 38वां नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या होगा? बताइए तो। बोलिए क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन ए 1977। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो अमेरिका का दलाल कहा गया। रामधारी सिंह की रचना कौन है? तो अर्धनारीश्वर। कौन है? अर्धनारीश्वर। रामधारी सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो संस्कृति के 4 अध्याय पर। किस पर मिले? संस्कृति के 4 अध्याय। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय किया गया है? तो नारी और पुरुष का। किसका? नारी और पुरुष का। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका है कि दिनकर किस युग के कवि हैं? छायावादी, या फिर छायावाद युग के, रीतिकाल के, इनमें से कोई नहीं। तो छायावादोत्तर युग के कवि थे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो निबंध है, या फिर कहानी है, या एकांकी है, या फिर व्यंग है, बताइए। तो यह जो है सभी प्रकार के निबंध है। क्या चीज है? निबंध। अर्धनारीश्वर संबंध निबंध कब प्रकाशित हुआ? 1942, 52, 56, 62। कब हुआ? तो 1952 में। कब हुआ? 1952 में। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? सिमरिया, बेगूसराय। कहाँ हुआ? सिमरिया, बेगूसराय। गांधारी कौन थी? धृतराष्ट्र की पत्नी, दुर्योधन की माँ, गंधार नरेश की पुत्री, इनमें सभी। तो गांधारी जो थी वो कौन थी? धृतराष्ट्र की पत्नी थी, दुर्योधन की माँ, गंधार नरेश की पुत्री, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही होगा। कौन होगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नारी की नारी कब अपना समस्त मूल्य भूल गई? जब वो परतंत्र हो गया। क्या हो गया? परतंत्र। पुरुषों की मान्यता है कि नारी जो है आनंद की खान है। किसकी खान है? आनंद की खान है। नारी की पराधीनता कब आरंभ हो गया? यानी कि जब से कृषि कार्य आरंभ हुआ तब से। युद्ध और शांति पर लिखी गई कृति कौन है? कुरुक्षेत्र, भाष्मीरथी, परशुराम प्रतीक्षा, या इनमें सभी। तो इनमें सभी इसका बिल्कुल सही आंसर है। रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो अगे है। कौन है? अगे। छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए अगे। चलिए अगे की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो रोज। कौन है? रोज। आगे मूलतः क्या है? यानी कि आगे जो थे वो क्या थे? कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, या फिर निबंधकार। तो क्या होगा सही? यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। रोज कहानी की नायिका कौन है? तो मालती। कौन है? मालती। आगे का जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 को। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? पंत का, दिनकर, निराला, या फिर आगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आगे। अगला क्वेश्चन है कि रोज कहानी आगे की किस कृति से संकलित है? भगदूत, विप ठगा, या फिर छोड़ा हुआ रास्ता, या लौटती पगडंडिया। इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी। आगे किस तरह के कलाकार हैं? ग्रामीण, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, या फिर निराशवादी। तो अंतर्मुखी। कौन होगा? अंतर। नदी के द्वीप किनकी रचना है? अगे जी का, मलेर, या फिर उदय प्रकाश, या नंबर सी। बताइए। तो अगे का। किसका है? अगे का। गैंग्रीन क्या है? कांटा चुभने का जल। क्या है? कांटा चुभने का जल। शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है? ए, बी, सी, या फिर डी। तो क्या है? उपन्यास।
चलिए अगला क्वेश्चन, तार सप्तक के संपादक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वासियन आगे है। किस रचनाकार की पंक्ति नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जुई की मल सीधा माला, प्रेमचंद आगे, मोहन राकेश, दिनकर, बताइए तो क्या होगा? दिनकर। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह। भगत सिंह सरकार के किस राय पर खफा थे? तो यानी कि छात्र को राजनीति से दूर रखने के लिए। भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है? तो कायरता है। क्या है? कायरता। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? तो देश सेवा के बदले फांसी दी गई। विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि विद्यार्थी देश के भावी कर्णधार होते हैं। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी। बस अब 5 मिनट और। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? तो क्या थे? नाटककार। क्या थे? नाटककार। ओ सदा नीरा किस नदी को निमित्त करके बनाया गया? तो गंडक नदी पे। किस नदी को? गंडक नदी पे। ओ सदा नीरा संबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखा गया? तो चंपारण। पुंडलिक जी कौन थे? तो एक शिक्षक थे। कौन थे? शिक्षक थे, जिनको यानी कि गांधी जी ने बुलाए थे शिक्षा देने के लिए। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या था? तो जंगलों का कटना। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? बातचीत, ओ सदनीरा, तिरिच, या फिर हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो ओ सदनीरा है। भोर का तारा किनकी रचना है? मलयज, नामवरसी, या फिर जगदीश चंद्र माथुर, या फिर उदय प्रकाश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में 16 जुलाई 1917 को हुआ था। ओ सदा नीरा निबंध जगदीश चंद्र माथुर की कैसी रचना संबंधित है? बोलते क्षण। क्या होगा? बोलते क्षण। गांधी जी ने चंपारण में किस आश्रम की स्थापना किया? सॉरी, कितने आश्रम की स्थापना किया? तो 3। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मतलब क्या है? तो सिर्फ चरित्र का विकास या बौद्धिक एवं चरित्र का विकास। सी बिल्कुल सही होगी। कीमियाई प्रक्रिया क्या है? तो पारे को चांदी में बदलना, या फिर पारे को सोने में बदलना, लोहा को चांदी में बदलना, या फिर सोने को लोहे में बदलना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया खत्म। चलिए आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक। हाँ, जो भी बच्चे लेट है तो आप पूरे वीडियो को जाकर के स्टार्टिंग से एक बार देख लीजिएगा। हाँ, ये जो टेस्ट है उनका हम सोल्यूशन दिए थे। चलिए तो फिर रहने दें।